हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त, दमदार और अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई, जो जिसके एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं। आज दिसंबर, आज से स्टार्ट भी हो गए हैं। ठीक है, तो ऑल इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन टू दिसंबर आल शिफ्ट के। ठीक है, तो देखिए, हम एनालिसिस तो नहीं करा सकते हैं, पर जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया डिट्टो वैसे तो नहीं करा सकते हैं, बट उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर करवा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपके कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक से नहीं किया है वो लोग फटाफट से वीडियो को लाइक से कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रॉम विच कंट्रीज constitution has the impeachment process of the president in India been taken? ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? चलिए बताइए कि जो भारत में आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा के उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से भारत ने ली है? तो ये आपके लिए है यूएसए से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और बात करें ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो ये बात आपके आर्टिकल 61 में कही गई है। ठीक है, अब जरा हम राष्ट्रपति से जुड़े सभी अनुच्छेद देख लेते हैं कि 52 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। ठीक है, 53 में क्या बताया गया है कि वो संघ का कार्यपालिका प्रमुख होगा। 54 में क्या बताया गया है, तो उसके चुनाव के बारे में बताया गया है। 55 में क्या बताया गया है कि उसकी चुनाव की प्रणाली क्या होगी, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। किस प्रणाली द्वारा? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा उसका चुनाव होता है। 56 में क्या है, उसकी कार्यकाल जो 5 साल के लिए वो चुने जाते हैं। ठीक है, 57 में क्या, जैसे पुनर्निर्वाचन करवाने की आवश्यकता पड़ी तो पुनर्निर्वाचन के बारे में है। 58 में क्या है, तो उनकी अहर्ताएं हैं। ठीक है, 59 में क्या है, उनसे संबंधित शर्तें हैं। 60 में शपथ के बारे में बताया गया। 61 में जैसा कि बता ही दिया, महाभियोग के बारे में बताया गया है। 72 में क्षमादान की शक्तियां हैं। और आपका जो 143 आर्टिकल है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, किसी बात पे या किसी मुद्दे पर सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अपने एग्जाम की दृष्टि से। आपका अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ एन एंड? ठीक है, नॉट वाली स्टिंग। ठीक है, ये दूसरी वाली स्टिंग की बात की जा रही है, डंक की बात। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो देखिए, यहाँ पे जो आपकी चींटी की डंक होता है उसमें आपको जो एसिड पाया जाता है उसका नाम है HCOOH। चलिए बताइए इसका क्या नाम है? तो इसका जो नाम होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये पाया जाता है। एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, CH3COOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, तो इनका फॉर्मूला भी याद रखना है। जैसे आपको कुछ एसिड, जैसे आपसे पूछ ले दूध, दही, इनसे संबंधित जो चीज़ें, इसमें कौन सा आपका एसिड देखने को मिल जाएगा, तो देखने को मिल जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, कौन सा? लैक्टिक एसिड। वहीं पे बात करें जैसे आपकी इमली है, इसमें कौन सा होता है, तो इसमें टॉर्ट्रिक एसिड होता है। आपके टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, जो आपके कच्चे आम होते हैं उसमें आपका जो आपका मौलिक एसिड होता है, या आप बोल सकते हैं इसमें भी आपका टॉर्ट्रिक एसिड देखने को मिलता है। जो आपके लेमन हो गया, नींबू हो गया, इसमें आपको कौन सा एसिड देखने को मिलता है, तो नींबू में आपको देखने को मिलता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सेब में आपका क्या बोलते हैं, मॉलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका एसिड होते हैं जो देखने को मिलते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? इन विच मंथ इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? जनवरी, जून, दिसंबर या मार्च? तो जो आपका हॉर्नबिल त्योहार है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है कब? दिसंबर में। चलिए, ये तो आपको पता चल गया। कितने दिनों तक चलता है, तो ये 10 दिनों तक चलता है। 1 दिसंबर से लगभग आपका 10 दिसंबर के आसपास ये चलता है। ये आपको बोल सकते हैं देखने को मिलता है। ठीक है, ये मनाया कहाँ जाता है, तो ये आपका जो हॉर्नबिल त्योहार है ये आपका मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीवान ए
कोही या दीवान ए अमीर कोही, ठीक है? इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है? या जो आपको पता ही होगा कि आपका किससे था, ये आपकी जो कृषि है उससे संबंधित था, ठीक है? तो आपका है हु एस्टेब्लिश्ड दीवान ए कोही, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या आपके बलबन। चलिए बताइए दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी एमबीटी ने। किसने? एमबीटी ने, बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट क्या है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या बलबन? तो जो आपकी दिल्ली सल्तनत है इसका जो पहला शासक था वो आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और इसने ही कुवात उल मस्जिद का निर्माण करवाया था, आप लोगों को पता होगा 1193 ईस्वी में। तो ये भी आप लोगों को याद करना है, याद रखना है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? अरुंधति राय, किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, सलमान रुश्दी? चलिए बताइए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो आपकी पुस्तक है ये लिखी गई है किरण देसाई द्वारा। किसके द्वारा? किरण देसाई द्वारा। बात क्या आपकी अरुंधति राय, इनकी आपकी फेमस बुक की बात करें तो इनकी जो फेमस बुक है वो हो जाएगी आपकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या हो जाएगी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके लिए इनको क्या हुआ था, जो आपको बुकर पुरस्कार है वो भी मिला था। कब मिला था? 1997 ईस्वी में। एंड हम बात कर लें जैसे आपकी झुम्पा लाहिड़ी की, तो इनकी फेमस बुक का नाम है नेम सेक, ठीक है। नेम सेक इनकी फेमस बुक का नाम है। और वहीं पे हम बात करें किसकी, वहीं पे हम बात कर लें सलमान रुश्दी की, तो इनकी जो फेमस बुक है वो आपकी हो जाएगी क्या? आपकी हो जाएगी मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या हो जाएगी? मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, संप्रीति सैन्य अभ्यास किसकी बीच होता है? कौन से अभ्यास की बात कही जा रही है आपकी? संप्रीति आपकी एक्सरसाइज की बात हो रही है। तो बिटवीन विच कंट्रीज इज द संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड? इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका एंड इंडिया एंड भूटान? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडिया और बांग्लादेश। इसके मध्य आपकी क्या होती है, आपकी क्या बोलती है, संप्रीति जो सैन्य अभ्यास ही देखने को मिल जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है शक्ति, ये आपकी एक्सरसाइज किसके मतलब मध्य होती है? तो ये आपकी इंडिया एंड फ्रांस के बीच होती है। किसके मध्य? इंडिया एंड फ्रांस के बीच आपकी क्या होती है? आपकी होती है शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है। वहीं पे हम बात कर लें किसकी, आपकी गरुड़ शक्ति की। देखो ये शक्ति है तो शक्ति में आपकी इंडिया एंड फ्रांस आती है, लेकिन आपकी गरुड़ शक्ति की बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाता है इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया, इसके बीच में आपको देखने को मिलती है गरुड़ शक्ति, ठीक है। वहीं पे हम बात कर लें जो आपके इंडिया और नेपाल हैं, इसके बीच कौन सा होता है? तो सूर्य किरण जो होती है आपकी एक्सरसाइज, वो इनके मध्य देखने को मिल जाती है, ठीक है। वहीं पे बात कर ले श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, तो इनके बीच आपको वो क्या बोलते हैं, मित्र शक्ति, ठीक है। तो वो जो आपकी मित्र शक्ति होती है ये आपकी इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एक्सरसाइज के नाम। एंड नेक्स्ट आपका जो नव भारत साक्षरता अभियान है उसमें लक्षित आयु वर्ग कितना है? मतलब इसमें आपकी जो आयु वर्ग है किसके मध्य होगा जिनको आपका नव भारत साक्षरता अभियान लागू किया गया, जिन आयु वर्ग के लिए? तो व्हाट इज द टारगेट एज ग्रुप इन द न्यू इंडिया लिटरेसी कैंपेन? तो आपके ऑप्शन है 16 to 14 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड अबव, 18 to 35 ईयर्स, 10 to 50 ईयर। तो आपका जो नव भारत साक्षरता अभियान है, न्यू इंडिया लिटरेसी कैंपेन, इसमें जो आपकी क्या बोलते हैं टारगेट एज ग्रुप रखा गया वो रखा गया 15 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। तो 15 एंड अबव ये होगा इसका राइट आंसर। एंड नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? आई होप इसका तो सभी को राइट आंसर पता होगा कि आर्टिकल 148 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आपका ऑप्शन फर्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या आपके ऑप्शन सी इंडियन आर्मी, या आपका ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन।
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केक, ठीक है, जो आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं उनसे आपका संबंधित होता है। 148 आर्टिकल 149 में इनकी ड्यूटीज एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बारे में बताया गया है। वर्तमान में आपकी केक कौन है, तो ग्रीष्म मुर्मू जी हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में आपका 63 आर्टिकल में बताया गया, और चुनाव आयोग के बारे में आपका 324 में बताया गया है, ठीक है। और वहीं पे हम बात कर लें कि ये जो आपका इंडियन आर्मी है, इससे रिलेटेड जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे इंडियन आर्मी डे, ये कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग करते हैं 15 जनवरी को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार पटेल। चलिए बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और बात करें लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हम बात कर लें जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है, उसके लीडर आपके महात्मा गांधी जी थे। और जवाहरलाल नेहरू जी जैसे आपके क्या बोलते हैं, जो आपकी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। लेकिन अगर स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वो आपके कौन थे, वो आपके थे डॉक्टर आपके कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वहीं पे बात की जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो जो आपकी जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या किया था, जो संविधान सभा है उसका जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो इन्होंने पारित किया था आपका 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना कि 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था वो किसके द्वारा पारित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट है आपका शेरशिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है, जो किस राज्य में स्थित है? शेरशिप इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? असम, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में आपका क्या है, ये स्थित है। बात करें आपका सबसे मतलब साक्षर आपका स्टेट कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका केरला, ठीक है। सबसे कम कौन सा है आपका, बिहार हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे बात करें कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे आपका कम साक्षर है, तो वो आपका हो जाएगा अलीराजपुर। कौन सा, अलीराजपुर, कहाँ का, मध्य प्रदेश का, ठीक, अलीराजपुर एमपी का, जो सबसे कम साक्षर आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और ये शेरशिप आपका सबसे ज़्यादा लिटरेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। एंड नेक्स्ट है आपका दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में है, किस राज्य में है? दाचीगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये आपका यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या लद्दाख? तो जो आपका दाची गाम जो आपका नेशनल पार्क है वो देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। जो आपके हंगुल हिरण के लिए क्या है, आपका प्रसिद्ध है, जिसे हम कश्मीरी हिरण भी कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका है अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किसने की थी? हु फाउंडेड अभिनव भारत इन 1904? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विनायक दामोदर सावरकर, बिपिन चंद्र पाल? तो जो आपकी 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी वो की गई थी विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वेयर इज द मानस नेशनल पार्क लोकेटेड? मेघालय, असम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम में आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपके सही है ही नहीं, तो हम बता ही देते हैं आपकी प्लैंक जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 6.67 इंटू 10⁻34, ठीक है, आपका हो जाता है क्या, किलोग्राम आपका पर सेकेंड होता है, ठीक। ये आपका हो जाता है क्या, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। और यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे हो जाता है मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक, ये आपका रह गया था, मीटर स्क्वायर भी साथ में होता है। और ये आप बोल सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपका जूल इंटू सेकेंड भी हो सकता है, और आपका क्या बोलते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी हो सकता है, तो ये दोनों होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड द एलोरा कैप्स? चालुक्य शासकों द्वारा, राष्ट्रकूट शासक राजा कृष्ण प्रथम द्वारा, या मौर्य वंश द्वारा, पल्लव वंश द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके राष्ट्रकूट शासक हैं
राजा कृष्ण प्रताप इनके द्वारा एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। अच्छा, हम बात करें कि आपकी जो एलोरा की गुफाएं हैं, इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो इन्हें शामिल किया गया था 1983 में। कब? 1983 में। तो इनको भी आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट इज जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत की बात कही जा रही है, ठीक है, ये याद रखना है आपका। व्हेन वाज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट लॉन्च? 1999, 2000, 2001, 2003। तो इसका राइट आंसर आपका 2001 होगा, 1999 नहीं होगा। 1999 में इसकी बात कही गई थी, ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2001 में की गई थी, ये याद रखना। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? तो इसमें क्या हुआ था, आपके जो 4 कंट्री, जो आपके शहर थे, ठीक है, कौन सा? दिल्ली, और आपका यहाँ पे हो जाएगा कलकत्ता, चेन्नई, एंड आपका हो जाएगा मुंबई। इनको जोड़ने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए आपका क्या किया गया था? इस योजना का स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये बात तो सही है, जोड़ने के लिए, लेकिन किसके द्वारा? आपके जो राजमार्ग हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो राजमार्गों के द्वारा इन शहरों को जोड़ने के लिए ये बात कही गई थी, तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका है, रबी की फसल का सीजन कब होता है? व्हाट इज द सीजन फॉर रबी क्रॉप्स? अप्रैल टू जून, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी से मार्च, या जुलाई से सितंबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। बुआई की बात कही जा रही है कि कब रबी की फसल में बुआई होती है। एंड नेक्स्ट आपका है, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द व्हाइट टाइगर? चेतन भगत, अरुंधति राय, अरविंद अडिगा, या झुम्पा लाहिरी? तो द व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है उनके लेखक हो जाएंगे आपके अरविंद अडिगा। झुम्पा लाहिरी की फेमस बुक का नाम क्या है? चलिए बताइए, अभी बताया था मैंने, द नेम सेक, ठीक है, यही तो बताया था मैंने आपको। तो जो आपकी द नेम सेक है, ये इनकी क्या हो जाएगी? पुस्तक। अच्छा, वहीं पे बात करें आपकी चेतन भगत, तो इनकी जो फेमस बुक का नाम है वो क्या नाम है? हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, हाफ गर्ल फ्रेंड, ठीक है, ये इनकी क्या है? फेमस आपकी बुक है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं अरुंधति राय, तो उनके बारे में बता दिया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? हु इज द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ द बीएसएफ? सुमन कुमारी, रितु सिंह, पूजा कुमारी, या सीमा रानी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुमन कुमारी, जो आपकी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। वहीं पे अगर हम बात कर लें कि जो आपके क्या होता है, तेजस लड़ाकू विमान है, उसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाता है मोहना सिंह। तो ये भी आपको याद रखना कि जो तेजस लड़ाकू विमान है, इसको उड़ाने वाली पहली आपकी जो क्या बोलते हैं महिला बनी है, वो पायलट बनी है, वो हो जाएंगी मोहना आपकी सिंह, ठीक है, मोहना सिंह। तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हंगुल हिरन को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हंगुल डियर इज आल्सो नोन एज कश्मीरी डियर इन विच नेशनल पार्क इज इट फाउंड? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दार्जिलिंग, बांदीपुर, या कान्हा? तो देखिए, आपको मैंने बताया था हांगुल हिरण के लिए आपका, अगर आपको स्टेट भी पता होगा तो इसलिए आंसर दे सकते हैं। जैसे कान्हा आपका, ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? तो ये आपको एमपी में देखने को मिल जाएगा। बांदीपुर आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। एंड दार्जिलिंग छोड़िए, आप पहले काजीरंगा, ये आपको असम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दार्जिलिंग ही है जहाँ पे आप जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिला था, जिन्हें कश्मीरी हिरण कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कश्मीर में, तो कश्मीरी हिरण आपके कश्मीर में ही पाए जाएंगे, तो इसलिए इसका इसलिए आंसर आप दे सकते थे, तो आपको पता होता कि दाचिकम नेशनल पार्क आपका कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? हु असेसेस पॉवर्टी इन इंडिया? भारतीय सांख्यिकी संगठन, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, टास्क फोर्स, या वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो इसका आइडिया हो जाएगा नीति आयोग, टास्क फोर्स द्वारा आपके गरीबी का आकलन किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ एक थियोफिस, ठीक है। तो ये आपका प्लांट किंगडम से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपका थियोफिसिस की एक प्रमुख विशेषता है? लिम्बलेस सिलेंड्रिकल बॉडी विथ रिंग लाइक ग्रुप्स, मीन्स बिना अंगों वाला बेलना का शरीर जिसमें छल्लेदार खांचे होते हैं। चलिए, आपका ऑप्शन सेकेंड है, फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स एंड ओनली लिव्स ऑन लैंड, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और केवल भूमि पर रहते हैं। या कार्निवोरस, फीडिंग ऑन प्लांट एंड algae, मांसाहारी पौधों और शैवालों पर आहार करते हैं। रेस्पिरेट्स ओनली थ्रू गिल्स थ्रू आउट द लाइफ, जीवन भर केवल गल्फों से सांस लेते हैं। चलिए बताइए, इनके जो की फीचर हैं उसमें से तो कौन सा राइट है इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
ये बिना अंगों वाला बेलनाकार शरीर होता है इनके पास, जिसमें छिलेदार खांचे होते हैं, ठीक है। लिम्बलेस सिलेंड्रिकल बॉडी विथ रिंग लाइक ग्रुप्स। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए बताइए इसमें से कौन सा आपका कथन सही नहीं है इल्तुतमिश के बारे में। चलिए आपका ऑप्शन है क्या, उन्होंने चांदी के सिक्के, टका और तांबे का सिक्का डिजिटल प्रचलित किया था, तो ये एकदम बात सही है कि इल्तुतमिश द्वारा चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का जारी किया गया था। चांदी के सिक्के को हम टका कहते थे एंड आपकी जो तांबे के सिक्के हैं उन्हें जीतल कहते थे। उन्होंने दासों की अधिकारी कुलीनता को चालीसा के रूप में स्थापित किया गया था, ये भी बात एकदम सही है कि जो दासों की अधिकारी कुलीनता है उसको चालीसा के रूप में स्थापित किया था। और बात करें उसने लाहौर के स्थान पे दिल्ली की राजधानी बनाया था, तो एकदम सही, उन्होंने क्या किया था, लाहौर से आपको दिल्ली स्थापित कर दी थी राजधानी। और वहीं पे बात करें उन्होंने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, तो ये बिल्कुल गलत है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1193 कुतुब बिन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका क्या, आपका हो जाता ऑप्शन 4, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस दिस इज द लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या दादरा और नगर हवेली। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका क्या, आपका हो जाता है लक्षद्वीप, ठीक है, जो सबसे कम आबादी वाला क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 239 बी के अनुसार उपराज्यपाल किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है क्या बोलते हैं, व्हेन द यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली इज इन सेशन, मतलब जब केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सत्र में हो, जब केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सत्र में ना हो, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, या जब संसद सत्र में हो। चलिए बताइए कि क्या बोलते हो, राज्यपाल किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता कि जब केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सत्र में ना हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि वाद्य यंत्र घाटम का क्या अर्थ होता है। एक प्रकार की वीणा, अ टाइप ऑफ वीणा, एक बर्तन के आकार का ताल वाद्य यंत्र, अ परकशन इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक अ पॉट, एक धातु का वाद्य यंत्र या एक संग। तो देखिए आपका घाटम की अगर बात करें तो ये आपका एक प्रकार का बर्तन ही होता है, ठीक है, घड़ा टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आकार का एक ताल वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। इसको अच्छे से मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपका एक अलग से एमसीक्यूज लाया हूँ, ठीक है, जिससे कि आपके क्लियर हो जाए एकदम। घाटम शब्द की उत्पत्ति किन संस्कृत शब्दों से हुई, चलिए बताइए। फॉर्म फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड इज द टर्म घाटम डिराइव्ड। घट और कुंडा, ठीक है, घट और मृदंग, कुंड और तुबा, या मृदंग और तबला। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका घट मतलब बर्तन और कुंड मीन्स घड़ा, इससे हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरला। तो अगर डेंसिटी की बात की जाए तो आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल। लेकिन बात की जाए आपकी सबसे अधिक जनसंख्या की तो हो जाएगा उसमें यूपी, ठीक है। सबसे कम की बात की जाएगी तो सिक्किम। अब बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना की बात। तो जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। वहीं पे बात कर ले समकालिक जनगणना की बात आपकी हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। इन्हीं के समय में आपका 1882 में आपका क्या आया था, कारखाना अधिनियम भी आया था। और हम बात कर लें कि आपकी 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, और वैसे बात करें तो 15वीं जनगणना थी। एंड आपका क्या बोलते हैं, इसमें आपके जनगणना कौन थे, तो सी चंद्रमौली जी थी। आदेश वाक, हमारी जनगणना हमारा देश, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। एंड आपकी शिक्षक कौन थे, सॉरी आपकी क्या बोलते हैं, शुभंकर क्या था, तो प्रगणक शिक्षक था, ठीक है। शुभंकर की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रगणक शिक्षक। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुच्छेद 61 में क्या उल्लेखित है। तो शुरुआत में ही आप क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद बताए थे, चलिए बताइए। व्हाट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपातकाल की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट या संसद का गठन, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इसका ही आंसर हो जाएगा आपका क्या, आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आपातकाल के बारे में तो आपका 352 और 356 और 360 में बताया गया है। इसमें आपका नेशनल इमरजेंसी है, इसमें आपका स्टेट है, इसमें और फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय और आपकी क्या बोलते हैं, आपका राजकीय, और इसमें क्या हो जाएगा, वित्तीय, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, चलिए बताइए। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा।
आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति, जो आपकी क्या है राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में कौन है? आपके जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका क्या है? ओलंपिक की शुरुआत किस देश से हुई थी? ठीक है। इन विच कंट्री डिड द ओलंपिक बिगिन? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, यूनान, अमेरिका या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर जाएगा 1896 में आपकी ग्रीस, जो आपके हैं यूनान से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवी मावलंकर। ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर हो सकता है आपके में ऑप्शन इस तरह से भी आ सकता है कभी भी, जीवी मावलंकर। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताया था अभी थोड़ी देर ही पहले। अंडर विच आर्टिकल इज द नेशनल इमरजेंसी मेंशन? आर्टिकल 350, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360। तो बताया था 350 में आपके नेशनल इमरजेंसी है, 356 में आपकी स्टेट इमरजेंसी है एंड 360 में आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये एक भी बार नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी आपकी 3 टाइम्स लग चुकी है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आपके 1962 में इंडिया चाइना बैटल हुआ था एंड 1971 में आपका क्या हुआ था? आपका इंडिया और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और 1975 में आर्थिक आपकी अशांति के कारण हुआ था। और उस समय आपकी इंदिरा गांधी भी क्या थी? प्राइम मिनिस्टर भी थी। ये भी आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका अगला है राज्य की नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो संविधान के किस भाग में वर्णित है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्क्राइब्ड? ठीक है। डीपीएस भी बोल सकते हैं जिन्हें कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। स्टेट पॉलिसी के तो भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग 4। देखो भाग 2 में आपकी नागरिकता है। ठीक है। भाग 1 में केंद्र के बारे में बताया गया। भाग 3 में आपकी क्या है? मौलिक अधिकार है, जो आपकी कहाँ से लिए गए हैं? आपके लिए गए हैं क्या बोलते हैं? यूएसए से। ठीक है। और आपका पार्ट 5 में क्या है? तो पार्ट 5 में आपके हो जाता है संघ सरकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और हम अगर बात कर लें कि मौलिक कर्तव्य, ठीक, फंडामेंटल जो आपकी क्या बोलते हैं ड्यूटीज हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आपके लिए गए हैं क्या बोलते हैं? रूस के संविधान से। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड आपका नेक्स्ट क्या है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। और वीडियो को साथ ही साथ लाइक शेयर भी कर देंगे। तो सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।